मेन सेक्शन जी 44AB कहते हैं कि जी आपको ऑडिट कब करवाना है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टैक्स ऑडिट। अब आप कहेंगे सर कितने तो ऑडिट आ गए, जीएसटी ऑडिट भी था, जीएसटी में भी स्पेशल ऑडिट था, नॉर्मल ऑडिट था, ठीक है, और कस्टम्स में भी ऑडिट है, कंपनी लॉ में स्टैट्यूटरी ऑडिट है, ठीक है, और इसके अलावा 40 ऑडिट और भी है, ठीक है, जो कि अलग अलग एक्ट्स में है, ईएसआई, पीएफ, बहुत सारे ऑडिट। तो यहाँ पर कौन से ऑडिट की बात हो रही है या इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं टैक्स ऑडिट, ठीक है, जो कि 44AB में कवर अप होता है। मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले तो वो समझेंगे। भारत सरकार कहती है कि सर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और हमारे पास स्टाफ है जी कम, और हम सबका अकाउंट्स तो चेक नहीं कर सकते। सो उन्होंने जो ड्यूटी लगाई वो लगाई जी सीए की, सिर्फ और सिर्फ सीए की, ना सीएम में ना सीएस। तो उन्होंने कहा कि जी एक जो पीसी है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, जो जॉब में है वो भी ये ऑडिट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ कौन सा सी है, जिसके पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, वो ये ऑडिट कर सकता है। और हमने क्या कहा, सबका ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों का ऑडिट आप कर लीजिए। बड़े लोग कौन से, वो कहते हैं कि जी अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपके टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई इन द प्रीवियस ईयर, तो उसकी रिटर्न भरने से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम अ सीए, ठीक है। और मैंने कहा सर मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, मैं तो एक प्रोफेशनल हूं। तो कहता है प्रोफेशनल के केस में अगर आपकी रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड कर जाती है तो आपको कंपल्सरीली मतलब वो कहता है कि रिटर्न भरने से पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर आपका सीए अपलोड करेगा तभी आप रिटर्न भर सकते हैं, नहीं तो आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे। ये बात आपको समझ में आती है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ बड़े लोगों को सीए से ऑडिट करवाना है जिनकी टर्नओवर, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड करती है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं, यहाँ पे आप मेरे से नहीं पूछेंगे कि सर प्रोफेशनल कौन से, स्पेसिफाइड और अदर सारे आ गए इसके अंदर। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं और अगर आपकी ग्रॉस रिसीट्स 50 लाख को एक्सीड करती है, ठीक है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक स्कूल की पूरे साल में जो ग्रॉस रिसीट्स हैं वो 89 लाख की है, उसको टैक्स ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है? उसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, बिकॉज वो एक प्रोफेशन नहीं है जी, ठीक है, दैट इज अ बिजनेस, तो उसको टैक्स ऑडिट नहीं करवाना है, ठीक है। यहां पर आपको बिजनेस और प्रोफेशन में क्या फर्क है वो पता होना बहुत जरूरी है। ये बात क्लियर होती है आपको? फाइन जी, आइए जी पढ़ते हैं। दोनों की अलग अलग टर्नओवर देखी जाएगी। फिर से बोलना, अलग अलग टर्नओवर आप मेंटेन करेंगे। अगर 2 बिजनेस हैं फिर तो आप कंबाइन कर सकते हैं, बट अगर एक बिजनेस है और एक प्रोफेशनल इनकम है तो दोनों पे अलग अलग ये क्राइटेरिया देखा जाएगा। एवरी पर्सन शेल गेट हिज अकाउंट्स ऑफ द एनी प्रीवियस ईयर ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। अमेंडमेंट है जी, ट्रिपल स्टार मार्क करेंगे इस बार पेपर में, ये पॉइंट जरूर मिलेगा। बिफोर द स्पेसिफाइड डेट एंड फर्निश बाय दैट डेट, उसको एक ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्म नंबर 3CB अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स, जो कि हम देते हैं 3CD के अंदर। बेसिकली जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट हमारी जाती है उसमें 2 फॉर्म जाते हैं, एक फॉर्म नंबर 3CB और एक फॉर्म नंबर 3CD, ठीक है। आप मेरे को कहेंगे तो मैं अपने लैपटॉप में से आपको 2-4 दिखा भी दूंगा जी, ठीक है। इट इज इन द कॉम्बिनेशन 3CB एंड द 3CD। आर वी गेटिंग इट? ठीक है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का भी एक फॉर्मेट आपको भेज दूंगा, ठीक है। उसमें कुछ 41-42 पॉइंट्स रहते हैं जो कि हमसे पूछा जाता है कि ये 42 पॉइंट्स आप हमें चेक करके बता दीजिए, ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग रहते हैं। जैसे कि टीडीएस की रिटर्न नहीं इन्होंने टाइम पे भरी, टीडीएस ठीक से काटा कि नहीं काटा, 48(2) किसी रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हैं तो बढ़ा चढ़ा के तो नहीं कर रहे, 48(3) 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में तो नहीं की, ये सारे पॉइंट्स उसमें रहते हैं, और मैनी अदर्स, और वो सारे हमें रिपोर्ट करने रहते हैं। तो वो फॉर्मेट को हर साल ये अपडेट कर देते हैं, 2-4 पॉइंट्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिस ज्वाइन की थी तब इसमें 31 पॉइंट हुआ करते थे, आज की डेट में 43 पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो पॉइंट्स ऐड ऑन करते रहते हैं, कुछ हटाते भी रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा।
आइए जी, वो कहता है कि जी अब आप बताइए कि आप बिजनेसमैन हैं कि प्रोफेशनल। हमने कहा सर बिजनेसमैन। तो वो कहता है अगर आपकी सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट एज द केस में भी 1 करोड़ को एक्सीड कर गई इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, जिस साल का ऑडिट है उसी साल की बात हो रही है, यहाँ पे किताबों मेंटेन करने वाला नहीं। 44AA पिछले सालों को देखता था और यहाँ पे करंट ईयर की बात हो रही है कि करंट ईयर में क्या अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई तो आप अपनी रिटर्न भरने से पहले, जिसके लिए हम आपको 6-7 महीने देते हैं, उससे पहले आपको अपना ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो क्राइटेरिया दैट इज ऑफ द करंट ईयर, पिछले सालों का नहीं देखना, करंट ईयर में अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर गई तो उसकी रिटर्न भरने से पहले आपको सीए से अपनी किताबों को ऑडिट करवाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। चलेंगे आगे। इन एनी का मतलब जिस भी प्रीवियस ईयर में आप एक्सीड कर गए उस साल आपको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, करंट की ही बात कर रहे हैं जी, करंट की ही बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर किसी एक साल इट वाज अ फ्लूक, ठीक है जी, मेरा तुक्का लग गया और मेरी टर्नओवर 10 करोड़ हो गई और उस साल मैंने ऑडिट करवाया, अगले साल मैं दोबारा से 20-30 लाख 20-30 लाख पे काम करे जा रहा हूँ, तो उस साल थोड़ी ना ऑडिट करवाऊंगा। ठीक है, व्हाट इज द फन। ठीक है, सो ऐसी तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, फिर मैं 10 साल सीए को क्यों फीस दूंगा जब मैंने इतना कमाया ही नहीं, व्हेन आई एम नॉट दैट बिग अ सेसी एनीमोर। सो ऑब्वियसली इट इज अ करंट ईयर। यहाँ पे एनी का सिर्फ यही मतलब है कि जिस जिस साल आप एक्सीड कर गए उस साल आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा फ्रॉम द सीए। ठीक है, प्रोविजन लेकर आए हैं जी, पिछले साल से ये लग रही थी और हर बार जब ये बजट लेकर आते हैं, और मोदी जी भी बहुत बार बोलते थे और बोलते हैं और अरुण जेटली जी भी बहुत बार बोलते थे, ठीक है, कि इंडिया को हम कैशलेस इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कैश नहीं होगा जी, एवरी ट्रांजैक्शन विल बी डन वाया बैंक्स। ठीक है, यूपीआई और इस तरह से, और वी आर अहेड। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आप को ही ऑब्जर्व करूं तो 5 साल पीछे के कंपैरेटिव आज मैं 5 टाइम या 7 टाइम्स ट्रांजैक्शंस ऑनलाइन करनी मैंने शुरू कर दी है। ठीक है, इट मे बी बिकॉज ऑनलाइन परचेज करना शुरू कर दिया, खाना पीना ऑनलाइन शुरू कर दिया, मेनी अदर थिंग्स। तो आजकल ऑनलाइन हम पेमेंट्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं कंपैरेटिवली, और मे बी फ्यूचर के अंदर। तो इन्होंने बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आई। वो क्या कहते हैं कि जी 5 करोड़ रुपए तक ऑडिट नहीं करवाना आपको अगर आप हमें ये बात कह दो कि सर मेरे बिजनेस में 95% से ज्यादा के खर्चे और 95% से ज्यादा की इनकम्स रिसीट्स मैंने कैश में नहीं ली है। फिर से बोल रहा हूं, मैंने गलत बोल दिया, 95% से ज्यादा मैंने बैंक से लिया है। सिर्फ 5% खर्चे या 5% की रिसीट्स मेरे को कैश में आती है। ठीक है, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना, 1 करोड़ छोड़ो, 2 करोड़ छोड़ो, 5 करोड़ तक। ठीक है जी, तो सीए फर्टर्निटी के लिए तो ये पॉइंट अच्छा नहीं है, बट एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट अच्छा है। ठीक है, कि उनको सीए के दफ्तर में जाकर ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। तो हमने कहा सर 5 करोड़ तक आप बोलते हो कि वो अकाउंट्स बिना चेक किए अपनी रिटर्न भर दे। ठीक है, सीए ने चेक करना था तो आप श्योर शॉट हो जाते हैं कि ये किसी भी तरह की बुक्स के अंदर नॉट गेटिंग द वर्ड, हाँ, टैंपरिंग या मिस रिपोर्टिंग नहीं है। ठीक है, एंड एवरीथिंग इज वैलिड एंड करेक्ट। लेकिन इनकी बात भी ठीक है, वो कहते हैं कि सर एक बार जो ट्रांजैक्शन बैंक से हो गई ना, ठीक है, उस पर हम श्योर शॉट है। श्योर शॉट मतलब वो ऑल्टरेबल नहीं है, उसको तो हम जब मर्जी पकड़ सकते हैं, 2 साल बाद भी, 5 साल बाद भी, 10 साल बाद भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि जो बैंक के रिकॉर्ड में चढ़ गई ट्रांजैक्शन वो फिर ऑल्टर नहीं हो सकती, जो भी पैसे आपको आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो सरकार कहती है कि कोई बात नहीं जी, हम संभाल लेंगे 5 करोड़ तक के केसेस, अगर आप हमें ये बात बोल दे तो वो कहता है कि जी इन केस अ पर्सन हुज aggregate of all amounts received including the amounts received for the sales, turnovers, gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of the said. टोटल का 5% अगर आप कैश में ले लेते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, द वर्ड इज एंड। ठीक है जी, बहुत बार पर्सन ऐसे बोलते हैं, जैसे मेरा एक फ्रेंड है तो वो कहता है कि सर मैं सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे बेचता हूं। तो मैंने कहा आपकी तो फिर 100% रिसीट बैंक से होगी, क्योंकि अमेजोन तो कैश देता नहीं, वो तो बैंक से देता है। कहता है एब्सोल्युटली यस। तो वो कहता है कि मैं भी बच गया। मैंने कहा परचेज, कहता परचेज मेरी कैश में हो जाती है।
ठीक है। और मैंने कहा परचेज भी चलो मान लिया, आपके बड़े बिल होते हैं 1,00,000-2,00,000 के, वो भी आपने बैंक से दिए, ऑफिस स्टाफ को सैलरीज देते होंगे, दिहाड़ी वाले को पैसे देते होंगे, कोई फ्रेट का खर्चा, कोई खर्चा, तो वो कहते हैं कि जिस ओवरऑल खर्चे 5% से ज्यादा कैश में नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो वहां पर वो बेचारा ऑडिट करवाता है जी, पैसे देता है मेरे को, तो उसकी सेल पूरी 100% बैंकिंग के थ्रू थी। द वर्ड इज एंड, अगर यहां पे होता और तो वो बच के निकल जाता, दोनों में से कोई एक भी अगर पूरा करते, लेकिन सरकार ने क्या बोला कि नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों पूरे करने पड़ेंगे आपको, और वर्ड नहीं है, एंड है। और वो कहता है एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग द अमाउंट incurred for the expenditure in cash during the previous year does not exceed 5% of the said payments. Then अगर हमने कहा कि सर कर दी ये दोनों शर्तें पूरी, अब क्या होगा? Then he will have to get his accounts audited only if, अगर उसकी सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रसीद 5 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, ठीक है। तो उसके लिए 1 करोड़ की लिमिट नहीं है, बल्कि 5 करोड़ की लिमिट। फाइन। अगर 2 बिजनेस है तो ऊपर वाले में उसकी लिमिट 2 करोड़ हो जाएगी या 1 करोड़? 1 करोड़ क्यूमुलेटिव, जैसे जीएसटी में होता था, लिमिट वही रहती है। 2 बिजनेस हैं तो दोनों को ज्वाइन कर देंगे, बट वो डबल नहीं होगी। सर डिफरेंट बिजनेस हो सकता है? बहुत बार सबके होते हैं। क्लियर है। और ये जो 5 करोड़ वाला फंडा है सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए है जी, प्रोफेशन में ऐसा कोई फंडा नहीं है। प्रोफेशन में बस एक ही लिमिट है, 50 लाख। 50 लाख तक नो ऑडिट, 50 लाख को एक्सीड कर गए अगर प्रीवियस ईयर में, तो आपको अपनी किताबों को ऑडिट करवाना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। सेकंड पॉइंट कर दो रिपीट। कौन सा सेकंड पॉइंट? जो आप बोल रहे थे कि परचेज अगर कैश में है। हाँ, मतलब आपको दोनों चीजें पूरी करनी पड़ेंगी। जो आपकी सेल है, जितनी भी इनकम्स हैं, वो भी 95% बैंकिंग से आनी चाहिए, सिर्फ 5% या अप टू 5% कैश में है। और सारे खर्चे जो हैं वो आपको बैंक से ही पे करने हैं। अप टू 5% आप कैश में पे कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये इतना डिसिप्लिन रख सकते हैं तो आपको 5 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। मैं आपसे सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ, और इसके ऊपर बहुत सारी हमारी सीए की मीटिंग्स हुई जी, पिछले साल बजट के अंदर बड़ी डिबेट्स हुई, ठीक है। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ आपका पॉइंट ऑफ व्यू। द ओनली क्वेश्चन वाज कि सर ये जो कैश और बैंक से आने को ये बोल रहे हैं, तो ये टोटल जब हमने करना है, जिसका 5% हम कैश में कर सकते हैं या अप टू 5% हम कैश में कर सकते हैं, इसके अंदर सिर्फ P&L का रिसीट और पेमेंट देखेंगे, बैलेंस शीट का भी रिसीट एंड पेमेंट देखा जाएगा। लेट से बैलेंस शीट में मैंने किसी से लोन लिया और फिर उसको वापस कर दिया, ठीक है। तो ये कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, लोन की ट्रांजैक्शंस है सारी। तो बैंक मतलब बैलेंस शीट को भी इसमें एडअप करना है या बैलेंस शीट को इसमें एडअप नहीं करना है? व्हाट इज योर से? क्वेश्चन समझ में आया कि जो टोटल का 5% इन्होंने कैश में लॉक करने को बोला है, तो उस टोटल में सिर्फ P&L के रिसीट्स और P&L की पेमेंट्स देखनी है कि बैलेंस शीट की रिसीट्स और बैलेंस शीट की पेमेंट्स भी देखी जाएंगी। हाउ मेनी ऑफिस के साथ इसमें बैलेंस शीट की पेमेंट्स और रिसीट्स भी देखी जाएंगी? 2। एंड हाउ मेनी ऑफिस के साथ नहीं देखी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ P&L की बातें चल रही है। ओके, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि जो सेटल हुआ जी सभी मीटिंग्स में, और जो प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं, हम बैलेंस शीट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। द वर्ड इज इंक्लूडिंग। एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड, इंक्लूडिंग, ठीक है जी। ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव नहीं है। तो ये तो आएंगी ही आएंगी, बट सिर्फ ही आएंगी ये नहीं लिखा, ठीक है। तो उन्होंने तो लिखा एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट। तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, उनकी कैश बुक निकलवाते हैं और कैश बुक में बोलते हैं टोटल रिसीट्स बताओ कितनी है, ठीक है। कैश बुक मतलब बैंक और कैश दोनों, और उसमें ये सेग्रीगेट नहीं करते कि ये आइटम बैलेंस शीट में गई कि P&L के अंदर आई, सारी रिसीट्स, और उसकी फिर कैश में निकाल के उसका 5% करते हैं। मतलब एज ऑफ टुडे जो सारी प्रैक्टिस सीएस कर रहे हैं, दे हैव सेटल्ड अपॉन दिस थिंग कि हमें बैलेंस शीट और P&L दोनों लेने हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अगर कोई लोन आपने रिसीव किया है तो उसको भी इस टोटल में ऐड किया जाएगा। फाइन।
आर वी गेटिंग इट? और अगर आपने कोई पेमेंट की है तो उसको भी इसके अंदर पेमेंट साइड में लिया जाएगा, क्योंकि क्या वर्ड लिखता है? एग्रीगेट ऑफ ऑल पेमेंट इंक्लूडिंग पीएड, इंक्लूडिंग पीएड। चलेंगे आगे। प्रोफेशन वाला हमने कर लिया जी, ये हमारा पेंडिंग है, पेंडिंग पेंडिंग। स्पेसिफाइड डेट सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट ना हम ऑलरेडी एक बार ही कर चुके हैं, मैं आपको याद करवाता हूं। कॉन्सेप्ट समझते हैं जी पहले। जिनका ऑडिट होता है उनके लिए जो ड्यू डेट है रिटर्न की, प्रीवियस ईयर पहले खत्म होने दो, उसके बाद हम पहुंचे किसमें? असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर में वो कहते थे, पहले पुरानी बात बता रहा हूं, 30/9 तक आप अपनी आईटीआर भर दो। आप अपनी रिटर्न कब तक भर दो? 30/9 तक, जो कि मैं इस बार बहुत बार आपको बोल चुका हूं। ये डेट अब क्या हो गई है? 31 अक्टूबर, एक महीना एक्सटेंड कर दी। और 30/9 पे ही पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भी जाया करती थी, जिसको हम टार बोलते थे, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। और आईटीआर दोनों के लिए एक ही डेट थी। आईटीआर की डेट एक्सटेंड कर दी और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है उसकी डेट वही है आज भी। ठीक है, पहले दोनों की सेम होती थी। हम क्या करते थे क्लाइंट का? सबसे पहले टार बनाते थे, टार अपलोड करते थे, और उसके बाद फिर आईटीआर बनाते थे और आईटीआर अपलोड करते थे। ठीक है, और वो दोनों की डेडलाइन सेम डे होती थी। फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस असेसमेंट ईयर, जो अभी शुरू हुआ है 21-22, जो प्रीवियस ईयर है 20-21 में, पहली बार ये होने जा रहा है कि टार की डेट कुछ और आईटीआर की डेट कुछ और है। ठीक है, और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि ये आपको कब तक भरनी है? स्पेसिफाइड डेट उन्होंने क्या बताई? तो वो कहते हैं स्पेसिफाइड डेट इन रिलेशन टू द अकाउंट्स of the assessee for the previous year relevant to the assessment year means 1 month prior to the due date of furnishing the ITR. तो ITR की डेट क्या थी? 31 अक्टूबर। तो ये डेट क्या होगी? 30/9। बट कोविड की वजह से अगर ITR की डेट 2 महीने एक्सटेंड हो जाती है तो ये डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई, क्योंकि यहां पे 30/9 नहीं लिखा, यहां पे कहीं पे भी 30/9 नहीं लिखा। उन्होंने क्या लिखा? 1 month बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द आईटीआर। अगर आईटीआर आगे एक्सटेंड हो गई तो ये भी ऑटोमेटिकली आगे एक्सटेंड हो जाएगी। फाइन, तो मैं आपको लिटरल वर्ड्स में बोल तो रहा हूं 30/9, लेकिन लॉ मेकर ने कहीं पे 30/9 लिखा नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका था जब मैंने आपको कहा था सीए से सर्टिफिकेट लेकर आना पड़ेगा बिफोर द स्पेसिफाइड डेट। और स्पेसिफाइड डेट मैंने आपको बोला था 1 month प्रायर टू द आईटीआर। आईटीआर की डेट क्या थी? 31 अक्टूबर, और उससे एक महीना पहले। प्लीज कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं। 2 अमेंडमेंट्स हैं जी। एक तो ये अमेंडमेंट है, 5 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवाना अगर आप 95% ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द पेमेंट्स रिसीव कर लेते हैं किसके अंदर? बैंकिंग मीडियम से, अदर देन कैश। मतलब कैश 5% को एक्सीड ना करे तो, ऑफ ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द पेमेंट्स। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। और दूसरी डेट की, दोनों की वो आपको बता रहे हैं जी, दोनों के ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं। थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कंप्लायंस बर्डन ऑन द स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ बिजनेस कैरिंग ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन अ बिजनेस फ्रॉम 1 करोड़ से कितनी एक्सटेंड कर दी गई? 5 करोड़। वेयर एग्रीगेट ऑफ ऑल द रिसीट्स 5% से ज्यादा कैश में एक्सीड ना करती हो, एंड ऑल द पेमेंट्स कैश में 5% ऑफ द टोटल को एक्सीड ना करते हो। फर्दर अनेबल द प्री फिलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। अब क्या होगा जब आप आईटीआर भरने जाओगे तो दे क्लेम कि वो बहुत सारी आईटीआर आपकी प्री फिल्ड होगी। हम आपसे सब कुछ नहीं पूछ रहे, अब आईटी का जमाना है तो भारत सरकार कहती है कि हम भी आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके बारे में क्या क्या पहले से ही जानते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको जीएसटी में भी कहा था कि जीएसटी 1 से 2A ऑटोमेटिक बन जाती है। ठीक है, जब सभी लोगों ने बोला कि मैंने राघव सिंघानिया को ये बेचा है तो मैंने किस किस से क्या खरीदा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। दैट इज माई इनवर्ड रिसीट्स। इसी तरह से वो कहते हैं कि इसमें भी हम प्री फिलिंग ऑफ द रिटर्न करना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आप हमें 1 महीना पहले ही भर दो, ताकि जब आप आईटीआर भरने जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली काफी हद तक फिल्ड ऑलरेडी होगी। ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आजकल नोटिफिकेशन भी आ रही होगी कि 1 से लेकर 6 जून तक इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वो बंद रहेगी। ठीक है, और 6 जून से वो फिर शुरू हो रही है। और
द इनकम टैक्स वेबसाइट इज टोटली विल बी रेनोवेटेड, ठीक है जी। वो कह रहे हैं कि लॉग इन और सारा कुछ उसके अंदर चेंज हो जाएगा, जो भी आप डैशबोर्ड अभी तक देखते आ रहे थे, ठीक है। सो वी आर वेटिंग एंड विद हाई एक्सपेक्टेशन कि क्या क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अभी तो चल रही है 31 मई तक, किसी ने रिटर्न भरनी है तो आप भर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा आ रहा है सभी हमारे सीए ग्रुप्स के अंदर कि वेबसाइट विल नॉट बी एक्टिव इन दोज 5 to 6 days, ठीक है। उसके बाद नई वेबसाइट लॉन्च होगी। चलिए जी, और वो कहता है कि जी इसका असर इन सभी सेक्शंस के ऊपर भी पड़ेगा। ये जो हमने ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न हमने की है, उसमें इन सब सेक्शंस के अंदर भी उसका असर पड़ेगा। फाइन, तो ये जब जब सेक्शंस आएंगे तो वो हम पढ़ लेंगे। आर वी गुड? तो ये 44A भी हमने कवर अप किया जी। मैं आपके लिए ब्रीफ कर देता हूँ। बिजनेसमैन के लिए हमने कहा कि सर अगर प्रीवियस ईयर में आपकी टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाती है, एक्सीड होनी चाहिए, द वर्ड इज एक्सीड, पूरे 1 करोड़ पे ऑडिट नहीं है, ठीक है। और प्रोफेशन के लिए 50 लाख, ठीक है। मैं तो सर प्रोफेशन के लिए 50 लाख, उनको भी 1 करोड़ कर दो, ठीक है। पर मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि 1 करोड़ का बिजनेसमैन, 1 करोड़ की टर्नओवर करने वाला बिजनेसमैन इतना नहीं कमाता होगा जितना 50 लाख वाला एक प्रोफेशनल कमाता होगा, क्योंकि प्रोफेशनल के खर्चे ही क्या होते हैं। अगर आप सीए की बात करें, डॉक्टर की बात करें, टीचर की बात करें, तो हमारे जो खर्चे होते हैं कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। लेकिन एक बिजनेसमैन को 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए 80-90 रुपए तो खर्च करने ही पड़ते हैं, ठीक है। जबकि प्रोफेशंस के लिए ऐसा नहीं होता। तो प्रोफेशंस की लिमिट हमेशा कम होती है और बिजनेसमैन के लिए लिमिट ज्यादा होती है। क्लियर है ना? हम सब सॉर्टेड हैं इसके ऊपर। और एक नया पॉइंट आया जी 5 करोड़ वाला, लेकिन उसमें आपको 95% पेमेंट्स, मैं बार बार 95 बोले जा रहा हूँ, 5% से बोलूँ क्योंकि एक्ट में वही लिखा हुआ है कि 5% से ज्यादा के खर्चे या रिसीट्स, ठीक है, टोटल पेमेंट्स और रिसीट्स 5% से ज्यादा कैश में नहीं है तो आपको 5 करोड़ तक ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफाइड डेट 1 month बिफोर द ITR, ठीक है। आज से पहले बड़े सालों से, जब से तो मैं प्रैक्टिस में हूं, ठीक है, 10-12 साल और 2 साल 3 साल की आर्टिकलशिप, आई हैव नेवर सीन कि दोनों डेट्स अलग अलग हो, ठीक है। बट नाउ दे हैव फॉर द फर्स्ट टाइम डिपार्चर कर दिया जी। और उन्होंने क्या कहा कि जी ITR की डेट अलग होगी और टाट की अलग होगी। नॉन एप्लीकेबिलिटी पेंडिंग है जी। पॉइंट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूं। हमने कहा कि सर हमारा ऑडिट कहीं और भी होता है, तो वो कहता है कि अगर आपके अकाउंट्स का ही ऑडिट किसी और सेक्शन में भी होता है तो वो कहता है फिर सफिशिएंट कंप्लायंस है, फिर आपको 44AB में अलग से ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जो फॉर्म भी चेंज हो जाता है जी। ऊपर मैंने आपको क्या लिखवाया था, फॉर्म नंबर 3CB और 3CD। यहाँ पे अब जो ऑडिट होता है वो जाता है जी 3CA और 3CD के। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, कंपनीज के लिए जब भी हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट भरते हैं हमेशा 3CA और 3CD भरते हैं, बिकॉज कंपनी के लिए को कंपनीज एक्ट में स्टैट्यूटरीली ऑडिट करवाना ही पड़ता है। तो उसका ऑलरेडी क्योंकि किसी और एक्ट में भी ऑडिट होता है, सो इन दैट केस उसका 3CA और 3CD जाता है, ठीक है। बट बाकी सब नॉर्मल एसएसीज के लिए हम फॉर्म भरते हैं 3CB एंड 3CD। लेकिन कंपनी की जब ऑडिट रिपोर्ट जाती है तो वो हमेशा हमेशा नो एक्सेप्शन, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट इज मैंडेटरी। अगर आपकी कंपनी है, चाहे वो डोमेन कंपनी भी है, आपको स्टार्ट ऑडिट तो करवाना ही करवाना है, हर एक कंपनी को, छोटी बड़ी कंपनी को। तो 3CA और 3CD